देवों और दैत्यों ने मिलकर किया समुद्र मंथन, जिसमें से निकला अमृत का एक कलश। उस कलश को लेके देवों और असुरों के बीच में संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में देवताओं की मदद की ग्रहों ने। चंद्रमा ने उस कलश से अमृत को गिरने नहीं दिया, सूर्य ने उस कलश को टूटने नहीं दिया, गुरु ने अमृत असुरों के हाथ नहीं लगने दिया और शनि ने इंद्रपुत्र के हाथ से वो कलश गिरने नहीं दिया। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें जिस जिस जगहों पर छलकती गई और जिन जिन दिन पर छलकती गई, उन दिनों में और उन जगहों पर महापर्व कुंभ का आयोजन किया जाता है। और ऐतिहासिक प्रमाणों से आज से तकरीबन 2500 वर्ष पहले राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में सबसे पहले कुंभ का आयोजन किया गया था। उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, यहाँ पर आयोजित कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व है। इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में किया गया और करोड़ों की संख्या में लोग वहां आए, गंगा में डुबकी लगाई और अपने तन और मन की शुद्धि की। आखिर ऐसी क्या जादुई ताकत है इस पर्व में जो करोड़ों की संख्या में लोग इसकी ओर आकर्षित होते हैं? आइए चलते हैं प्रयाग और जानते हैं। ये अर्ध कुंभ है, ये 6 साल में आता है। एक इससे बड़ा कुंभ होता है जो कि 12 साल में आता है। तो ये अलग अलग जगह पर एक कुंभ बनाया जाता है। कई करोड़ लोगों ने स्नान किया है और अभी भी लोग आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए। कुंभ एक देखा जाए तो बहुत एक महापर्व की तरह है। इंडिया ही नहीं, काफ़ी विश्व लेवल पे कुंभ का बहुत बड़ा वो है, रोल है। काफ़ी सारी कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं। इसको काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया और कुंभ देवों का धर्म स्थल है ये। कुंभ क्या है कि बहुत सारी नदियों का संगम है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, जो कि एक गंगा आती है, एक यमुना आती है और नीचे से सरस्वती जी को विलुप्त माना गया कि यहीं पे। और यही एक ऐसा जगह है जहाँ पे 3 बड़ी नदियाँ मिलती हैं भारत की और 3 नदियों के संगम की वजह से कुंभ यहाँ पे मनाया जाता है और बहुत सारे लोग नहाते हैं यहाँ पे। कुंभ एक्चुअली जो कुंभ होता था, यहाँ साधु संतों का एक मेल होता था और जिसमें ये डिस्कशंस होती थी। तो इसमें से फिर आपके वो निकलते थे क्या उसको शास्त्रार्थ जो होता था, तो उनमें से ये फिर शास्त्र की कुछ चीज़ें निकलती थी। जब सबकी 99% हाँ हो जाती तो वो एक शास्त्र हमारा बन जाता था। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मेरा एक सपना था कि मैं कुंभ में आऊँ, संगम का स्नान करूं, लेकिन हमेशा डर जाती थी। इतनी भीड़ है, गंदगी है, यहाँ पे कुछ हादसे हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो भी लोग होके गए सबने कहा नहीं बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसलिए हमने आने की हिम्मत की और आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत साफ सुथरा, हर तरह का बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसे आप जितना ज़्यादा जानते हैं उतने ही उसके रहस्य और बढ़ने लगते हैं। गंगा में तकरीबन 450 किस्म की मत्स्य प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही डॉल्फिन्स की भी 2 प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं। बहते प्रभाव में डॉल्फिन्स होने की वजह से गंगा विश्व भर के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट्स के लिए एक आकर्षण का विषय बन चुकी है। इन डॉल्फिन्स को गंगा डॉल्फिन्स के नाम से जाना जाता है और भारत ने गंगा डॉल्फिन्स को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि हर दिन कितनी गंध समाती है गंगा में? कानपुर के एक सीसामाऊ ड्रेन से ही प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में बहाया जाता है। आप सुनकर कांप गए होंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि अब ये बदल रहा है। आइए चलते हैं कानपुर और देखते हैं कि इतने बड़े सीवेज ड्रेन को वो किस तरह रोक पा रहे हैं। ये जितने भी नाले गंगा नदी में गिर रहे हैं, जो मेन नाला, जैसे सबसे बड़ा नाला सीसामऊ था, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से टेप कर लिया है। और कुछ नाले और जो हैं, जैसे परमिया नाला है, ये सीसामऊ नाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीसामऊ एंड 5 अदर ड्रेन्स, परमिया, गुप्तार घाट, डबका, इस तरीके से छोटे जो नाले थे उनको भी टेप करने का काम किया गया है। और जो कुछ नाले छोटे छोटे थे जो नहीं टेप हो पाए, उनमें बायो रेमिडिएशन के द्वारा वहाँ पॉन्ड बना करके उनका ट्रीटमेंट करके गंगा में स्वच्छ पानी जो है किया गया है और गंदा पानी जाने से रोका गया है। ये CETP अपने आप में एशिया का सबसे पहला CETP है
इससे पहले कोई प्लांट नहीं था इस तरह का। ये प्लांट जो है टेनरी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और डोमेस्टिक दोनों के लिए कंबाइंड रूप से बनाया गया है। जो डोमेस्टिक और टेनरी वेस्ट आता है उसको हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं उसकी, फिर स्क्रीनिंग करके आपस में मिक्सिंग टैंक पे मिक्स करते हैं, फिर उसको रिएक्टर में पंप के द्वारा, रिएक्टर्स 2 रिएक्टर बने हुए हमारे उसमें ले जाते हैं, और रिएक्टर से फिर कलेक्शन वेल से फिर एरिएशन टैंक में ले जाते हैं, और एरिएशन टैंक से फिर क्लैरिफिकेटर हैं उनमें ले जाते हैं। उसके बाद जो स्लज होता है हमारा इकट्ठा होकर के थिकनर में चला जाता है, और जो हमारा लिक्विड पोर्शन है वो आगे कॉमन उसमें चला जाता है, जहाँ पे 130 ml का भी मिलता है, और उसके बाद फिर फाइनली हम लोग इसको सिंचाई पर्पज़ के लिए भेजते हैं आसपास के किसानों को, आसपास के गांव में। जिस तरीके से नाला रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है वो सराहनीय है, और जितना अच्छा होगा कि हमारी माँ गंगा जो है स्वच्छ हो जाए बिल्कुल। हाँ, काफ़ी परिवर्तन हुआ है गंगा नदी में। उसका मुख्य कारण है बहुत तेज़ी से काम हुआ है ये नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत। जिस प्रकार भारत सरकार का एक अपना उद्देश्य है कि गंगा को निर्मल और रखा जाए, तो निर्मल और अविरल रखने के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं। अभी काफ़ी कार्य होने हैं। यहाँ पर एक शीशा मऊ नाला था, वो सामने ही गंदगी फैलाया करता था, काले रंग का पानी गिरा करता था, उससे आवाज़ें आती थी, बदबू फैला करती थी। वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया है, तो इससे काफ़ी हद तक आराम मिला है। कुछ दिनों टेम्परेरी रुका रहा, फिर उसके बाद फिर चालू हुआ, लेकिन अब उसे परमानेंटली बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है, इससे काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट अच्छा हो गया है यहाँ का। भारत सरकार का एक कार्यक्रम भी है जिसमें हर घर को सीवर से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है हमारे आपके घरों में, जो भी वेस्ट वाटर जनरेट होता है उसको हम लोग सीधे सीवर नेटवर्क के माध्यम से अब पंपिंग स्टेशन से पंप करके सीधे हम STP पर ले जाएं, और वहाँ पे शोधित करने के बाद उसको रीयूज करें, अथवा जब वो हो तो ट्रीटेड वाटर ही नदी में जाए। इस तरह का प्रपोजल है, और यह आगामी 2020-22 तक सब कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट। गंगा को साफ करने का एक और तरीका है जिसका व्यापक और सही उपयोग बहुत ही असरदार साबित हो सकता है, और वो है आपका मोबाइल फ़ोन। नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा ने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आने वाले समय में गंगा को पुनर्स्थापित करने का बीड़ा उठा लिया है। भुवन गंगा ऐप क्या करती है, आइए देखते हैं। भुवन गंगा ऐप जो है कि जनरल पब्लिक ये सोचता है कि सरकार को हम अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे दें, मतलब हर कोई जो है लिखित कार्रवाई या बहुत सारे उसमें चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता है। आज की जनरेशन है बहुत रस में रह रही है, तो उसके लिए एक सिंपल सा वो चीज़ है कि अगर आप कभी छुट्टियों में कहीं जाते हैं, नदी किनारे या नहीं भी जाते हैं, आप उसके लोकलाइट हैं, आसपास के एरिया के हैं, कोई भी सिटीजन जो है, आम नागरिक जो भी है, अगर गवर्नमेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है इस तरह से रिलेटेड, अच्छी हो या कोई इन्फॉर्मेटिव हो या कोई कुछ भी उसकी कंप्लेन भी हो, इस तरह की चीज़ें, तो सिंपली उसे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपली एक फ़ोटो क्लिक करना है, ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सेंड कर देना है। अगर उस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी कभी नहीं होती है घाट के किनारे या नदी किनारे, तो वो उसको वहाँ स्टोर कर सकता है। बाद में जब वो किसी वैसे एरिया में जाए, उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो भी ईजिली भेज सकता है। इस ऐप को बनाने के लिए जो है हमारा इसरो प्रॉपरली अच्छे तरीके से जो है इसरो की सारी चीज़ें थी, और इसमें जो है हमारा बाकी जो उसका जो फंक्शनिंग है उसके बाद हम कैसे उसको हैंडल करेंगे वो सारी चीज़ें NMCG में है। अब तक जो है 1000 फोटो जियो टैग्ड हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे गाँव के लोग हैं जहाँ की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच पाई है। आज के टाइम में वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ वाटर क्वालिटी आज ऐसी है, या कभी ऐसा आ गया कि वहाँ अब सॉलिड पहले ऐसा था आज ऐसा है। हमारे पास ऐसे टाइम की भी फ़ोटो हैं जो पुरानी फ़ोटो देखिए वहाँ डंप पड़ा हुआ है, आज के टाइम में कोई भेजता है तो वहाँ पे डंप नहीं है। इस तरह के एनालिसिस हम देख पाते हैं जनरली। ये जो है नवंबर 2015 में जो है हमारा भुवन गंगा ऐप लॉन्च हुआ। भुवन गंगा ऐप के साथ साथ जियो पोर्टल भी उसके साथ लॉन्च हुआ है, और अभी दिसंबर 2018 में माननीय श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा जो ग्रीन गंगा ऐप भी लॉन्च हुआ है, उसके साथ साथ NMCG कियोस्क भी लॉन्च हुआ है जिसमें कि GIS बेस्ड सारी इन्फॉर्मेशन है। हम जब भी मंदिरों में, दरगाहों में, गुरुद्वारों में जाते हैं तो हम अक्सर फूल चढ़ाते हैं, और चूंकि फूल हमारी आस्था का प्रतीक है तो पूजा के बाद उनको फेंका नहीं जाता, उनको निर्माल्य बना के आदर पूर्वक पानी में विसर्जित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी में ये फूल सड़ने लगते हैं, और इन्हें उगाने के लिए जो जहरीले फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का उपयोग होता है वो पानी में समा जाते हैं और उसका परिमंडल ख़राब कर देते हैं।
जिसकी वजह से पानी के अंदर की मछलियाँ और बाकी सारे जीव जंतु मर जाते हैं। प्रतिवर्ष 8 लाख टन फूल नदियों में प्रवाहित किए जाते हैं। अब कोई ऐसा हल जिससे हमारी आस्था भी न टूटे और हमारा पानी भी प्रदूषित ना हो, एक बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गई थी। लेकिन इस समस्या पर खरे उतरे हैं कानपुर के 2 युवक, जिन्होंने हेल्प अस ग्रीन नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। कानपुर के सारे मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से जाकर ये फूल इकट्ठा करते हैं। फिर उनके साथ क्या करते हैं, आइए देखते हैं। हेल्प अस ग्रीन एक सोशल एंटरप्राइज है जो कि फूलों से विभिन्न प्रोडक्ट्स बना के पहले इन फूलों से जो वाटर सोर्सेज का पोल्यूशन हो रहा था वो रोकने की कोशिश कर। हमारे फाउंडर है अंकित, ये एक दिन मकर संक्रांति के दिन गंगा के किनारे बैठे हुए थे। उनके साथ उनके एक यूरोपियन दोस्त थे। मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो हम बाद में किसी भी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं। मेनली कोई तालाब है या कहीं से कोई नदी बहती है तो इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर अस। पर जो यूरोपियन फ्रेंड थे अंकित के साथ, उनके लिए वो काफ़ी अलग चीज़ थी। तो उन्होंने अंकित से जब सवाल किया कि मतलब ये क्यों हो रहा है, उसी वक्त अंकित सोचने पे मजबूर हो गया सच में ये सही हो रहा है। जवाब मिला कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अंकित को लगा कि इन फूलों से कुछ करना चाहिए रादर देन कि वो पानी में फेंके जाए। डीप में सोचने लगे तो सबसे पहला आइडिया आया कि हम इनसे अगरबत्ती और धूप स्टिक बना सकते हैं। हमने मंदिरों के व्यवस्थापन से बात करना चालू कर दिया कि आप इन फूलों को मत फेंकिए, बल्कि एक जगह पे आप बस उनको रख दीजिए। क्लीन गंगा वगैरह मिशन की वजह से वैसे भी भाविकों में भी अवेयरनेस आने लगी है, फूलों को सीधा पानी में नहीं फेंकते हैं। मंदिर व्यवस्थापनों ने भाविकों से भी बात करी और वो जो जगह डिसाइड हो गई थी कि यहाँ पे फूल रखने हैं, उनको बताया गया कि आप भी अपने जो फूल है वो यहाँ पे डाल दीजिए कीजिए। बाहरी एरिया में जो बहुती करके गाँव है वहाँ पे एक फैक्ट्री बनी हुई है, वहाँ पे वो फूल लाए जाते हैं। फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले तो इन फूलों के साथ जो बाकी कूड़ा कचरा आता है, कुछ प्लास्टिक का सामान वगैरह, वो अलग किया जाता है। उसके बाद फूलों को नाप के वहाँ पे काम करने वाली महिला को करीब हर किसी को 100 किलो के करीब फूल सौंपे जाते हैं। उसके बाद वो महिलाएं उन फूलों में जो ख़राब फूल है, ज़्यादा सड़ गए हैं, जो अभी काम नहीं आ सकते हैं, उनको अलग कर देती है, जो कि बाद में जाके खाद बनाने के काम आते हैं। और इसके बाद जो अच्छे फूल है, इसमें भी फूलों के टाइप के हिसाब से उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे गुलाब अलग कर दिया, गेंदा अलग कर दिया, एक्सेट्रा। उसके बाद ये जो फूलों की पेटल्स है वो अलग की जाती है, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है वो हमारे काम में नहीं आ सकता। हमने पाया कि हम जहाँ गांव में फैक्ट्री बना रहे हैं उसके अगल बगल के गांव में काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास उतना अच्छा रोज़गार नहीं है, उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं। उनमें हुनर है, वो काम करने के लिए रेडी है, बट उनको कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना इन महिलाओं को रोज़गार दिया जाए। मैं हाउसवाइफ थी। मेरे हस्बैंड जब मतलब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर जिम्मेदारियाँ इतनी आ गई घर पे कि बच्चे हैं 2, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे किस तरह से करेंगे। तो फिर जब हमें यहाँ पता चला अंकित भैया की कंपनी खुली है, नई लेडीज़ से यहाँ काम करती हैं, तो हम यहाँ आए, हमें जॉब मिली, काम अच्छा होता है, यहाँ पे काम करने लगे। अब बच्चों की पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी चल रहा है। बाकी अगरबत्तियाँ बनने के लिए उसमें चारकोल डालना पड़ता है, और उस चारकोल की वजह से वो धुआं टॉक्सिक हो जाता है। अब जैसे हमारे अगरबत्ती में वो चारकोल नहीं है, हमारी अलग टेक्नोलॉजी से बनाई हुई अगरबत्ती है जो कि चारकोल फ्री है और ये फूलों से बन रही है। तो हमने वो मैसेज लोगों तक जाए, इसीलिए हमने जानबूझ के उसका नाम ही फूल रखा है। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको प्यासा, जो नर मैया जी को प्यासा, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र से ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल
मैया जल निर्मल आता, शरण पड़ी जो तेरी, शरण पड़ी जो तेरी, सोनर तर जाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता, जो नर तुम तो ज्ञाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। हम गंगा से कई सूत्रों से जुड़े हैं, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, और इनके महत्व की बात हम हमेशा करते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है गंगा के आर्थिक महत्व की बात। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ 12 महीने एक बहुत बड़े क्षेत्र की सिंचाई का साधन है, जिसकी वजह से भारत की कृषि में गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। गंगा नदी पर मत्स्य उद्योग भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक सौंदर्य और रिवर राफ्टिंग जैसे साहसी खेलों की वजह से गंगा के किनारे बसे शहर और इसके तट बहुत बड़े पर्यटन केंद्र और आय का साधन है। साथ ही गंगा पर बने बांधों से प्राप्त बिजली और पानी, इस पर बने पुलों पर चलती यातायात और इसके जल मार्ग से होता आवागमन और व्यापार बहुत बड़े आर्थिक योगदान का जरिया है। अब इसमें एक नया आयाम स्थापित किया गया है, वाराणसी और हल्दिया के बीच भारत का पहला नेशनल वाटरवे बनाकर। इस जल मार्ग पर 1500 से 2000 टन वजन तक के जहाज प्रवास कर सकते हैं। रेल और सड़क मार्ग की उपेक्षा जल मार्ग 3 गुना सस्ता है और समय की बचत भी करता है। इसकी शानदार शुरुआत वाराणसी में देश का पहला इनलैंड वाटरवे टर्मिनल के शुभारंभ के साथ हो चुकी है। एक बार गंगा और सरस्वती में विवाद हो गया, तो उस विवाद को रोकने के लिए लक्ष्मी जी वहां पहुंची, तो उन्हें श्राप दिया गया कि तुम पृथ्वी पर नदी बनकर पहुंच जाओगे। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर पद्मा नदी बनकर आ गई। लेकिन गंगा और सरस्वती भी एक दूसरे के श्राप की वजह से धरती पर आ गई। जब नारद मुनि ने विष्णु जी को इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब इस धरती पर धर्म का लोप हो जाएगा और तब ये तीनों देवियां वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। अब ये सत्य कथा है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर एक बात सत्य है कि पद्मा और सरस्वती नदियां लुप्त हो चुकी हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम गंगा को भी लुप्त होने देंगे? एक ऐसा पानी का स्रोत जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, जिसे हम देवी की तरह पूजते हैं, जो भारत का हृदय है, जो सिर्फ हमारी धरोहर ही नहीं, हमारी जीवन डोर है, क्या हम उसे निरंतर प्रदूषित ही करते रहेंगे? भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है और उच्च न्यायालय ने गंगा को जीवित नदी घोषित किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये जीवन डोर सांस लेती रहे, तो हमें मन से गंगा की सफाई में जुड़ना होगा। हमें ये निश्चय करना होगा कि ना हम स्वयं और ना किसी और को हमारी गंगा को प्रदूषित करने देंगे। जब तक हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी सरकार या कोई भी अभियान गंगा को साफ करने में कामयाब हो ही नहीं सकता। अगली बार जब आप गंगा दर्शन के लिए आए, तो कुछ देर शांत बैठिए इसके किनारे पर, इसके बहते प्रवाह के नाद को सुनिए और सोचिए कि गंगा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो ये थी हमारे भारत के गंगा मैया की बात, आपकी बात, मेरी बात, हम सब की बात, भारत की बात।